हम्म कभी सोचा है कि हमारे लिए बोलना कितना नेचुरल है ना? कितना आसान। लेकिन कुछ लोगों के लिए हर एक शब्द मानो एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो सकता है। तो आज हम स्पीच इम्पेयरमेंट यानी वाक दुर्बलता की दुनिया में उतरेंगे और ये समझेंगे कि इस सफर में सही पहचान यानी निदान तक कैसे पहुंचा जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन यानी संचार, यही तो वो चीज है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। ये सिर्फ बातें करना नहीं है, ये तो अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का जरिया है। सच कहें तो यही हमारे रिश्तों की, हमारे समाज की नींव है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कनेक्शन, ये जुड़ाव किसी वजह से टूट जाए? जब किसी के लिए अपनी बात कहना या दूसरों की बात समझना मुश्किल हो जाए, तो उनकी जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा? यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। तो चलिए, ये रहा हमारी आज की बातचीत का एक छोटा सा रोड मैप। हम शुरू करेंगे कम्युनिकेशन के महत्व से, फिर समझेंगे कि वाक दुर्बलता की परिभाषा क्या है, इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, और आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसी रणनीतियों की जो वाकई में काम आती हैं। एक बच्चे के बारे में सोचिए जो अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहता है पर शब्द ही नहीं मिल रहे। देखिए, असरदार कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, ये हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और हमारे फिजिकल डेवलपमेंट सबसे जुड़ा है। और जब इनमें से किसी भी चीज में कोई रुकावट आती है, तो सोशल लाइफ मतलब दोस्त बनाना और घुलना मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फिर इस चुनौती को, इस चैलेंज को ऑफिशियली कैसे डिफाइन किया जाता है? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हम असल में बात किस बारे में कर रहे हैं। एक क्लियर डेफिनेशन हमें इसका दायरा समझने में मदद करती है। अमेरिका का एक एक्ट है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, या शॉर्ट में कहें तो आइडिया। ये इसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी हिस्सा है ये लाइन, शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये सिर्फ बोलने में दिक्कत होना नहीं है, बल्कि ये वो दिक्कत है जो किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बीच में आ रही हो। आप देखिए, भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ की परिभाषा, इसका फोकस बहुत प्रैक्टिकल है। ये इस बात पर जोर देती है कि क्या बोलने वाले की बात सुनने वाले को समझ आ रही है, क्योंकि असल जिंदगी में तो यही सबसे ज्यादा मायने रखता है ना। तो अगर हम दोनों को साथ रखें तो आइडिया की परिभाषा स्कूल के माहौल पर फोकस्ड है और एनएसएसओ की परिभाषा इस बात पर कि कम्युनिकेशन असल में कामयाब हो भी रहा है या नहीं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। अब इन सारे डिसऑर्डर्स को समझने के लिए चलिए इस विजुअल मैप को देखते हैं। इससे ना चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को हम मोटे तौर पर दो बड़ी कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो ये दो मेन ब्रांचेस हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स यानी वाक विकार और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स यानी भाषा विकार। अगर आसान शब्दों में कहूं तो स्पीच डिसऑर्डर आवाज पैदा करने से जुड़ा है और लैंग्वेज डिसऑर्डर अपने विचारों को शब्दों में ढालने और दूसरों के विचारों को समझने से जुड़ा है। उच्चारण से जुड़े विकार, जिन्हें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं, वो सबसे कॉमन होते हैं। इसका मतलब है आवाजों को सही ढंग से नहीं निकाल पाना। जैसे स्कूल को कूल कहना, इसमें स की आवाज छूट गई। या फिर डोज की जगह डोज बोलना, यहां एक आवाज को दूसरे से बदल दिया। कभी कभी आवाज बिगड़ जाती है, जिसे हम तुतलाना भी कहते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा आवाज जुड़ जाती है। अब बात करते हैं बोलने की फ्लो यानी प्रवाह की। इसमें दो आम समस्याएं हैं। एक है हकलाना, जिसमें किसी आवाज या शब्द को बार बार दोहराया जाता है, और दूसरी है क्लटरिंग। इसमें इंसान इतनी तेजी से बोलता है कि शब्द आपस में गड्ढमड हो जाते हैं और बात समझना मुश्किल हो जाता है। और जब बात लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की आती है तो ये भी दो तरह के हैं। एक है एक्सप्रेसिव, मतलब जब अपने विचारों, जरूरतों या फीलिंग्स को शब्दों में पिरोने में मुश्किल हो। और दूसरा है रिसेप्टिव, यानी जब दूसरों की कही बात को समझने में परेशानी हो। अब जरा इस नंबर को देखिए, 6.07%। भारत में हुए एक सर्वे के हिसाब से इतने लोगों में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होने का रिस्क पाया गया। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे सोचिए लाखों जिंदगियां हैं, उनकी कहानियां हैं, उनके रोज के स्ट्रगल हैं। तो जब हमने इन विकारों को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो अगला सवाल आता है कि इनकी पहचान होती कैसे है? क्योंकि सही मदद पहुंचाने के लिए सही डायग्नोसिस पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, उच्चारण की समस्या का पता लगाने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है।
सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीकों से जांच होती है। फिर ये देखा जाता है कि थोड़ी मदद मिलने पर बच्चा वो आवाजें निकाल पाता है या नहीं। इसके बाद मुंह, होंठ और जबान की फिजिकल जांच होती है। फिर आम बातचीत को एनालाइज किया जाता है। और हां, आखिर में जैसा आइडिया की परिभाषा में था, पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है, उसे भी डॉक्यूमेंट किया जाता है। और एक सबसे जरूरी बात, ये काम कोई एक इंसान अकेले नहीं करता। ये एक टीम एफर्ट है, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम। इसमें पेरेंट्स, टीचर, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट यानी एसएलपी और जरूरत पड़ने पर दूसरे स्पेशलिस्ट सब मिलकर काम करते हैं। तभी तो बच्चे को बेस्ट हेल्प मिल पाती है। चलिए अब इस सफर के सबसे उम्मीद भरे पड़ाव पर चलते हैं। वो रणनीतियां, वो तरीके जो वाकई में मदद करते हैं और जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ये बात स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के रोल को कितनी खूबसूरती से समझाती है। उनका काम सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्ति को स्कूल से निकलकर नौकरी और एक इंडिपेंडेंट अडल्ट लाइफ के लिए भी तैयार करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। और ये हैं कुछ बेहद प्रैक्टिकल और असरदार रणनीतियां, जैसे थोड़ा धीरे बोलने से बच्चे को बात समझने का वक्त मिल जाता है। तस्वीरों का इस्तेमाल करने से मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगती हैं। बोलने से पहले बच्चे का ध्यान खींचना ये पक्का करता है कि वो सुन रहा है। ये छोटी छोटी तरकीबें सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। एक समाज के तौर पर यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर आवाज को सुना जाए, समझा जाए और उसकी इज्जत की जाए। तो सोचिएगा जरूर कि हम और आप मिलकर हर आवाज को ताकत देने के लिए और क्या कर सकते हैं।